ठाक खैर खरीदते होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं यार के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन पॉलिसी और इसकी डिसीजन मेकिंग के बारे में है। लेकिन इसे दोस्तों इस टॉपिक में पहले हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी जो इन्फ्लुएंसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग का कि डिसीजन मेकिंग किस तरह होता है, इनका क्राइटेरिया किस तरह होता है और किस तरह ये बनाए जाते हैं, इनकी टाइप्स कितने होती है। लेकिन अब के लिए लेट्स डिस्कस फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होती है जिसके थ्रू वो नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने की कोशिश करता है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी स्टेट की ब्रॉड पॉलिसी और डिसीजंस होते हैं जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल सिस्टम में अदर स्टेट के साथ रिलेशन रखते हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी असेसमेंट ऑफ गेन्स एंड फेलियर ऑफ स्टेट्स को देखती है कि स्टेट्स अपनी इंटरेस्ट को गेन कर सकता है और किस तरह वो कभी कभार अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने में फेल भी हो जाता है। पॉलिसी एक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या ये किसी भी मुल्क की स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू वो अदर स्टेट के साथ डील करता है। दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में हम तीन चीजों को देखते हैं या इसके थ्रू हम तीन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। पॉलिसी के थ्रू रिलेशन को मेंटेन करते हैं अदर स्टेट के साथ, यानी किस तरह रिलेशन बनाना है आपने इंटरनेशनल सोसाइटी में, किस तरह नेगोशिएशन करना है, किस तरह ट्रीटी साइन करने हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखने हैं। तो इसके लिए फॉरेन पॉलिसी की जरूरत होगी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पीस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू आप किसी भी मुल्क के रिलेशन जो कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं उसको कॉल कर सकते हैं और उसको निगोशिएशन इसके अंदर इनके बीच निगोशिएशन करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के एग्जांपल ले ले तो जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान यमन के तनाज़े पर ताल्लुकात खराब हो गए थे तो पाकिस्तान ने जाकर इनके बीच सुलह करवाई थी, यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनके विजिट किए थे दोनों कंट्रीज के और अपना फॉरेन पॉलिसी के थ्रू रोल प्ले किया था पीस को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम नेशनल इंटरेस्ट को गेन कर सकते हैं जिसमें इकोनॉमिक गेन होते हैं, हमारे कल्चरल गेन हो सकते हैं, हमारे कल्चरल गेन हो सकते हैं और आइडियोलॉजिकल गेन हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स की तरफ आ जाए यानी कि उन चीजों के बारे में आ जाए जो फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास साइज आता है। किसी भी कंट्री की साइज बिग रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करने में। वो यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज होगी, उनकी जो टेरिटरी होगी, वो अगर वो बिग होगी तो उसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की नीड होगी, उसको पॉपुलेशन की जरूरत होगी। इसकी मिसाल अगर हम रशिया को ले ले तो वो सबसे ज्यादा अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करता है क्योंकि इनकी टेरिटरी वास्ट है और इसी वजह से इसके फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी सबसे अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे पास जियोग्राफी आती है। जियोग्राफी मीन्स कि जहाँ पर आपकी कंट्री सिचुएटेड है उसकी लोकेशन की बात होती है। यानी कि अगर हम मिसाल ले यानी कि अगर हम यहाँ पर अफगानिस्तान की मिसाल ले लें तो चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है तो इसलिए अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट करती है अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अफगानिस्तान मेन फैक्टर होता है हर वक्त कि किस तरह हमने अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के जो इफेक्ट्स है उसे अपने आप को बचाना है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स में हमारे पास इकोनॉमी आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी में या किसी भी स्टेट की पावर गेनिंग में। इकोनॉमी में किसी भी स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जिसमें गैस, ऑयल और मिनरल्स शामिल होते हैं, जिसमें गैस, ऑयल, मिनरल्स एक्सेट्रा शामिल होते हैं। यानी कि अगर आपके मुल्क में ऑयल ज़्यादा है, आपके मुल्क में गैस ज़्यादा है, आपके मुल्क में मिनरल्स ज़्यादा है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसके बेस होगी, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी स्ट्रांग होगी क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि आपके ऊपर स्टेट डिपेंडेंट होंगे, आप सेलर होंगे, बायर नहीं होंगे। तो इसी वजह से इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती है कि आपकी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक है, वो सोशलिस्ट है, वो डिक्टेटरशिप है। अगर आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है तो आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशन को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन फोकस आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरफ होगी। अगर आपकी कंट्री सोशलिस्ट है, जिसकी एग्जांपल अगर हम चाइना और रशिया को ले लें तो इन दोनों के बीच में सबसे बेस्ट रिलेशन है क्योंकि दोनों सोशलिस्ट है। इसके अलावा अगर हम डिक्टेटरशिप को ले लें तो जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती है उन कंट्रीज के आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। आइडियोलॉजी मेन रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी की डिवाइस करने में। जिस तरह आपकी आइडियोलॉजी होगी उस तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी। अगर इसकी मिसाल हम इस्लाम को ले लें तो इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मेन एलिमेंट आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी होता है
कि हमने मुस्लिम कंट्री के साथ अपने ज़्यादातर ताल्लुकात रखने हैं, के साथ जो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके साथ रिलेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। इसकी मिसाल अगर हम पाकिस्तान को ले लें तो चूंकि वो मुस्लिम है और हमारा और उनका आइडियोलॉजी सेम है, इस्लाम है, तो इसी वजह से हम फॉरेन पॉलिसी के थ्रू उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। यूएन में हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम इंटरनल सिचुएशन पर आ जाए तो किसी भी स्टेट का अगर इंटरनल सिचुएशन वीक हो, उसकी इकानमी वीक हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी भी इसके मुताबिक होगी। जिस कंट्री के अंदर ज्यादा पीस होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप देगी, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत देगी। और जिस मुल्क की जो सिचुएशन हो डिटेरियोरेटेड हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसके साथ ही चेंज होगी। इसमें पर आ जाए तो वो इसके अलावा अगर हम डिप्लोमेसी पर आ जाए तो पीएम विजिट करते हैं, प्रेसिडेंट विजिट करते हैं एक दूसरे के कंट्रीज का, और डिप्लोमेसी के थ्रू एक दूसरे के साथ रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। और फॉरेन पॉलिसी ही होती है जो इन विजिट को सेट करती है। यानी कि आपकी एम्बेसीज होती है और वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू चलती है। वहाँ पर आपके कौंसलेट होते हैं, उसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं और वही उन फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी का एलिमेंट आता है। टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसके मुताबिक होगी। इसकी मिसाल अगर हम रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम को ले लें जो कि उसने बहुत सारे कंट्रीज को सेल किया है, इसमें इंडिया भी शामिल है, तो इसकी फॉरेन पॉलिसी भी इसी के मुताबिक रिवॉल्व होगी। इस पब्लिक ओपिनियन मीन्स के अगर पब्लिक ओपिनियन मीन्स कि आपके मैसेज क्या कहती है, आपकी आवाम क्या कहती है। अगर गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और उसके आवाम कुछ और चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा। यानी कि आपने अपने आवाम के विश के मुताबिक ये डिसीजन बनाने होगी। इसकी मिसाल अगर हम पाकिस्तानियों की ट्रीटमेंट टुवर्ड इजराइल को देखें तो चूंकि गवर्नमेंट अगर चाहे भी कि इजराइल को वो तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो नहीं चाहती कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। तो इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी में भी ये एलिमेंट होगा कि चूंकि ओपिनियन इसका अगेंस्ट है तो इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी भी इजराइल के खिलाफ होगी। तो हम फॉरेन पॉलिसी के टेक्निक की उसकी तरफ आ जाए, यानी कि किन चीज़ों को इस्तेमाल कर हम फॉरेन पॉलिसी को गेन कर सकते हैं, उसकी जो एम्स है और गोल्स है उसको गेन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती है, जिसमें सबसे पहले डिप्लोमेसी है। यानी कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू, हम नेगोशिएशन के थ्रू, हम डीलिंग के थ्रू अदर स्टेट के साथ अपने रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को गेन करते हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के एम्स या गोल्स को गेन करने के लिए हम प्रोपेगेंडा टूल का यूज करते हैं। प्रोपेगेंडा टूल मींस कि आप दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कोई गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करे कि आवाम के अंदर इसके लीडरशिप के खिलाफ हो, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के खिलाफ हो, गलत इंफॉर्मेशन फैला के उनके आवाम को या किसी दूसरे मुल्कों को गुमराह करे, तो इसको हम प्रोपेगेंडा टूल कहते हैं। इसकी मिसाल हम अगर वर्ल्ड वार 2 की ले ले तो वर्ल्ड वार 2 में यूके ने प्रोपेगेंडा के जरिए यूएसए की जो आवाम है उसके अंदर एक ओपिनियन बिल्ड किया था। अगरचे ये वार यूएसए की अपनी वार नहीं थी, लेकिन यूके ने यूएसए के अवाम के अंदर ओपिनियन बिल्ड करके अमेरिका को इस जंग में शामिल करवाया। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए हम रिवार्ड देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, मोरली उन स्टेट्स की हम सपोर्ट करते हैं जिन नेशनल इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं। इसकी मिसाल अगर हम सीपेक प्रोजेक्ट को ले ले तो चूंकि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के इंटरेस्ट में है और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है देता है, तो इसी वजह से चाइना पाकिस्तान को अक्सर एड देता है, उसको डिजास्टर के टाइम में, क्राइसिस के टाइम में, और उसको सपोर्ट भी करता है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा हमारे पास कोएर्सिव मीन्स आता है। अगर कोई सब चीज़ों से आप अपनी इन सब चीज़ों से आप उनसे अपनी गेन एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकते, तो फिर हम कोएर्सिव मीन्स का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। कोएर्सिव मीन्स में या तो हम उन पर सेक्शंस लगाते हैं, उसके गुड्स का बाइकाट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करते हैं, या उनके साथ जो ट्रीटीज हमने साइन किए होते हैं उनको सस्पेंड करते हैं। इसकी मिसाल अगर हम यूएसए और ईरान की ले लें तो यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए इसकी न्यूक्लियर डील की वजह से, और फिर जो न्यूक्लियर डील किया है उसको भी कैंसिल करवाया है, यानी कि सस्पेंड करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड देन बाइकाट करवाया है, एंड देन अदर कंट्रीज को फोर्स किया है कि वो ईरानियन गुड्स से बाइकाट करे, यानी कि उनको खरीदे ना। अमेरिका के बैंकों में जितनी भी ईरानियन एसेट्स है या अमेरिका में जो प्रॉपर्टी की है ईरान की, उनको सीज किया गया है, उनको फ्रीज किया गया है। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हम फॉरेन पॉलिसी बनाते क्यों है, इसके जरिए हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी आती है कि हमारी सिक्योरिटी रहे, हम प्रोटेक्शन में रहे, हमारी सर्वाइवल रहे इंटरनेशनल सोसाइटी में, इंटरनेशनल सिस्टम में। और इसके अलावा हमारे पास ऑटोनॉमी, यानी कि
खुद की ऑटोनॉमी हो, हमारी हमारी यानी कि हमारी खुद की ऑटोनॉमी हो, हमारे बॉर्डर की कोई वायलेशन करे, और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम फॉरेन पॉलिसी के थ्रू दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। पॉलिसी की पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी होती है कि हम एक दूसरे से जंग ना करें, हम पीसफुल सिचुएशन में रहे एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ जंग ना करें, हम पीसफुल सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रिलेशन को इस्तेमाल करें रखे। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ एडहेरेंस लॉ आती है कि हम इंटरनेशनल लॉ को एडहेयर करें, इसको अपनाएं, कि उनसे हम कि इंटरनेशनल लॉ जिन चीज़ों से हमें मना करती है हम उनको ना करें, और जो डिसीजन हम कोर्ट की तरफ लेके जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो उसकी हम पाबंदी करें, उसकी हर स्टेट्स पाबंदी करें। इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के एलिमेंट भी फॉरेन पॉलिसी में मौजूद होते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह के हम बात करें आजकल, इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कंट्रीज के लीडर असेंबल होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीचेस डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान की बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है।